Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with part 27 of our advanced problem series in which we are going to take a beautiful design question on superconductors. तो सुपरकंडक्टर्स पे एक बढ़िया सवाल के साथ हैं. आप सुने होंगे कि सुपरकंडक्टर्स एक अच्छा हॉट टॉपिक बना हुआ है जेईई एडवांस के लिए, बिकॉज अभी तक इसमें सवाल अच्छे पूछे गए नहीं है. तो बहुत हाईली चांसेस हैं कि इसमें आपको सवाल देखने को मिले. तो इसमें बहुत छोटा सा लॉजिक है, उस लॉजिक के साथ सवाल को देखेंगे. और बेस्ट पार्ट इस क्वेश्चन का होगा इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट. तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत बढ़िया से चीज़ों को सुने और आप लास्ट तक अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आप ज़रूर कुछ नया ज़रूर सीख के इस वीडियो से जाने वाले हैं. और बात रही अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप बिल्कुल इस चैनल के कुछ प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं. और एडवांस प्रॉब्लम सीरीज़ की बात करें तो आप शुरू से 26 पार्ट तक अभी तक जो हो चुके हैं पहले उनको एक बार जाकर चेक करें. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल लव देम. आपको मज़ा आ जाने वाला है अगर आप उन सारी चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल लव देम. तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पर और क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं. पहले तो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आएंगे. सो देख सकते हो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. धीरे धीरे आप लाइन बाय लाइन जल्दी से इसे रीड करें. तो ये कुछ दिया गया है, आपको स्टेटमेंट पढ़ें, काफ़ी लेंदी पार्ट दिया गया है इसका स्टेटमेंट. ये फिगर हो गया आपके क्वेश्चन का. एंड कुछ ये 3-4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं. पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं. हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट की तरफ पर चलते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उसके बारे में हम इस पे पहले बात कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिए हुए हैं तो पहले उसके बारे में बात करें. तो बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक Z पर है और एक रेडियल है. रेडियल फील्ड के बारे में आप जानते होंगे. रेडियल मतलब आप जैसा मान सकते हो एक ये कोई तो इस तरह से अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो इस तरह से कुछ रेडियली फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा होगा रिंग से रेडियली बाहर की तरफ फील्ड्स बाहर की तरफ ऐसे निकल रहे होंगे. रिंग का रेडियस मास मतलब मास आपको m दिया गया है, रेडियस r0 दिया गया है और सेल्फ इंडक्टेंस l दिया गया है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ पर देखें तो जब इनिशियली प्लेन ऑफ द रिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड द रिंग इज हैज नो करंट फ्लोइंग इन इट, तो रिंग पे कोई करंट नहीं था पहले, ऐसा बोला गया है. कोई भी करंट नहीं था इनिशियली और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था. और बोला जा रहा है व्हेन इट रिलीज इट स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड्स विथ इट्स एक्सेस स्टिल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल वर्टिकली ही मूव करने वाला है. देयर विल बी नो टिल्टिंग ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन. सो इन द गिवन डायग्राम point O is on the axis and slightly above the solenoid having vertical and the radial position coordinate as this 0,0 का coordinate है. यहाँ पर ये 0,0 का coordinate है. फिर आगे की चीज़ें हमको चेक करनी है. तो आई थिंक आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ पा रहे होंगे. तो अब इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं. तो सबसे पहले हमें बात करना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द रिंग. रिंग पे करंट की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है. तो इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर की तो इंपॉर्टेंट चीज ये होता है सुपर कंडक्टर्स और एक नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है. कि कंडक्टर्स में जब आप ईएमएफ लिखते हो तो वो आप लिखते हो d∅dt, बिल्कुल ठीक है. सुपर कंडक्टर्स में बात करेंगे और माइनस भी लगा लो चाहो तो. और जो करंट लिखते हो ये होता है 1/r d∅dt. तो कंडक्टर्स के पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से उसमें फ्लक्स चेंज हो पाता है. और अगर हम बात करें तो ये अपने मन के हिसाब से कितना भी करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता. अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, वो अपोज तो करेगा बट एक हद तक कर पाएगा. बट अगर सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो हमें ऐसा बोला जाता है कि
इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेंडिंग टू ज़ीरो होती है, और अगर इनकी रेजिस्टेंस टेंडिंग टू ज़ीरो होती है तो हम इसमें करंट जितना भी चाहें उतना फ्लो कर सकते हैं। तो इस वजह से कितना भी करंट फ्लो कराने की वजह से इनमें कभी भी फ्लक्स चेंज नहीं होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन इज the net flux through the superconducting body will not going to change at any instant of time। किसी भी वक्त पर कभी भी आपका करंट चेंज नहीं होगा, और अगर करंट चेंज नहीं होता है, मतलब सॉरी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब करंट अपने आप को कुछ इस तरह से बढ़ाएगा घटाएगा कि इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहे, इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो फ्लक्स इसके पास कौन से हैं? दो तरह के हैं। दो तरह के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो फ्लक्स दो तरह के हैं। एक तो है बाहर से जो आपने ये वाला फील्ड लगाया है जेड के अलोंग, और एक आपने लगाया है रेडियली। तो रेडियल फील्ड तो आपको पता है ग्रेजिंग फील्ड लाइंस बनाने वाला है, तो इसका फ्लक्स पे कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इसका फ्लक्स पे कंट्रीब्यूशन है। और सिंस ये बी जेड चेंजिंग है, इस वजह से इस चेंज को अपोज करने के लिए ये कुछ सेल्फ फ्लक्स भी इंट्रोड्यूस करेगा, और सेल्फ फ्लक्स हमें पता है L टाइम्स ऑफ I होता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ I पर कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशंस नहीं है, तो ये कितना भी करंट अपने से फ्लो करा सकता है, जैसा नीड होगा उतना करंट फ्लो कराएगा, जिससे कि इसका फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट पे चेंज ना हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर इसकी बात करें तो दिस इज सेल्फ फ्लक्स। तो अगर टोटल फ्लक्स की बात करूं तो एक है मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स और एक है इसके पास सेल्फ फ्लक्स, और ये हमेशा कांस्टेंट होने वाला है अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर्स के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको फंक्शन बताऊं तो बी जेड की वैल्यू आई थिंक गिवन है बी नॉट 1 माइनस एल्फा टी, ये बी जेड है, एंड बी रेडियल इज बी नॉट बीटा आर। ये कुछ रेडियल फील्ड है, ये कुछ रेडियल फील्ड है, और ये जेड वाला पार्ट है। और बोला जा रहा है कि अगर आप ध्यान से देखें कि ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट पे ऐसे ऐसे कुछ लाइंस, फील्ड लाइंस दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक रिंग रखा हुआ है। तो रिंग को अगर मैं थोड़ा डार्क करूँ ऐसा, तो ये अपने पास एक रिंग रखा हुआ है, और इस वक्त इसका कोऑर्डिनेट 0,0 बताया गया है। इस वक्त इसका कोऑर्डिनेट 0,0 बताया गया है। अच्छा, तो इस वक्त इस पे जो फील्ड है, इस वक्त इस पे जो फील्ड है z की डायरेक्शन में, वो सिर्फ b नॉट ही होगा, वो सिर्फ b नॉट ही होगा। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इस पे z कोऑर्डिनेट्स इस वक्त ये सॉलिड, मैंने जो अल्फा लिखा है ये एक्चुअल में क्या है, z है। ठीक है, ये z है, जो अल्फा मैंने लिखा है वो z है, और इस वक्त इसका z कोऑर्डिनेट 0 है। इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पे अभी बिल्कुल भी सेकेंड वाला टर्म का कोई भी यूज़ है नहीं। अच्छा, तो इस पे फ्लक्स क्या होगा सर? तो इस वक्त इस पे अगर फ्लक्स लिखें तो वो होगा एरिया वेक्टर कुछ ऐसा। तो फ्लक्स मैग्नेटिक जो कि फील्ड की वजह से है वो होना चाहिए बी नॉट टाइम्स ऑफ पाई आर नॉट स्क्वायर। इसका रेडियस आर नॉट बोला गया है सवाल पे, तो बी नॉट टाइम्स ऑफ पाई आर नॉट स्क्वायर, ये इस पे इनिशियल फ्लक्स है। और बोला गया है सवाल में डायरेक्टली कि इस वक्त इस पर होने वाला करंट कुछ भी नहीं है, इस पे करंट अभी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर करंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट ना होने का मतलब ये हुआ कि अभी इसके पास कोई सेल्फ वगैरह वाला टर्म 0 है, सेल्फ फ्लक्स 0 है। तो अगर इनिशियली ये फ्लक्स हम निकाल लेते हैं तो फ्लक्स इनिशियल इसके पास जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए? वो बननी चाहिए बी नॉट टाइम्स ऑफ पाई आर नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया इस पे होने वाला इनिशियल फ्लक्स बी नॉट टाइम्स ऑफ पाई आर नॉट स्क्वायर। और अगर मैं आपको बता दूं कि ये फ्लक्स किसी भी तरह से किसी भी टाइम पर चेंज नहीं होगा, बिकॉज जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा जो भी मूवमेंट हो
आई यहाँ पर है, अपने आप को एडजस्ट करेगा, करंट आएगा, सेल्फ फ्लक्स कुछ ऐसे एडजस्ट करेगा कि इसका ओवरऑल फ्लक्स चेंज ना हो। तो अगर यहाँ पर बात करें तो जब ये यहाँ से कुछ नीचे Z नीचे आ जाएगा, मान लो जब ये यहाँ से कुछ Z नीचे आ जाएगा तो इस वक्त इस पे क्या फ्लक्स होगा फील्ड की वजह से, तो फील्ड की वजह से इस वक्त फ्लक्स होगा, Z नीचे आया है तो Z कोऑर्डिनेट है ये एक तरह से, और Z कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव Z लिखूंगा तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आई थिंक ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वक्त इसके पास फील्ड होगा B नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर प्लस एक टर्म आएगा B नॉट Z पाई आर नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ T। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर फील्ड वगैरह आना चाहिए। एक बार इसके उसे चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या फ्लक्स वगैरह फंक्शन दिया हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पर एल्फा दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ को भी अपन थोड़ा वहाँ पर सुधार लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसे एल्फा कर लेता हूँ, बिकॉज ये टर्म आपको टी ना देकर एल्फा एक कांस्टेंट दिया गया है। चलो ठीक है, तो ये इसके पास इस वक्त होने वाला कौन सा फ्लक्स है, फील्ड की वजह से फ्लक्स है। अच्छा, तो सर फ्लक्स सेल्फ वाला भी आ गया होगा क्या? बिल्कुल आ गया होगा, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास यहाँ पर जो फ्लक्स था उसके कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हो ये नेगेटिव हुआ तो ये फील्ड बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बढ़ गया है। तो ये चाहेगा फ्लक्स को वापस से कम करना, और कम करने के लिए ये कुछ नीचे फ्लक्स प्रोड्यूस करना चाहेगा। नीचे फ्लक्स प्रोड्यूस करने का मतलब है ऊपर से देखने पर कुछ इस तरह का करंट अपने अंदर ये ले आने वाला है, और अगर इस तरह के करंट लाएगा तो ये अपने से कुछ ऐसा नीचे की तरफ फ्लक्स निकालेगा और ओवरऑल फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेल्फ फ्लक्स है, सेकंड वाला फ्लक्स, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं B नॉट, जो भी इस पे मतलब सॉरी सेल्फ फ्लक्स के लिए क्या लिखना चाहिए मुझे, जो भी L टाइम्स ऑफ I, जो भी करंट की इसको नीड पड़ी होगी, L टाइम्स ऑफ I, ये आपका सेल्फ फ्लक्स होगा। और इन दो फ्लक्स का सम आई थिंक क्या होना चाहिए, इन दो का सम आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर बात करें सेल्फ, जिससे मैं लिखूंगा L टाइम्स ऑफ I, चाहो तो नेगेटिव लिख लो इस फ्लक्स को, प्लस ये वाला टर्म जो है B नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर प्लस B नॉट Z पाई आर नॉट स्क्वायर एल्फा, ये पहले वाले फ्लक्स के इक्वल ही होना चाहिए, बिकॉज कभी भी फ्लक्स चेंज होगा नहीं। तो B नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर, यहाँ से B नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर वाला टर्म होगा कैंसिल, ये नेगेटिव फ्लक्स था ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो LZ इज इक्वल्स टू B नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर एल्फा Z। और यहाँ से अगर I की वैल्यू लिखना चाहें तो आप इजीली बोल सकते हो कि दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ I एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी Z पे ये I की वैल्यू बनने वाली है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से चीज़ों को देखना है अगर सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो ठीक है, हमें क्या मिल गया, यहाँ से करंट मिल गया भाई। अब करंट अगर मिल जाता है तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा, तो अगर हम चेक करें तो शायद ये सही दिख रहा होगा हमें, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये जो भी फ्लक्स वगैरह आया है, अगर हम इसे चेक करें, मतलब करंट आया है, तो ये क्या लिख सकते हैं, B नॉट एल्फा पाई आर नॉट स्क्वायर Z टाइम्स ऑफ L। और अगर यहाँ पर इसे चेक करें तो बिल्कुल वैसा ही कुछ मैच कर रहा है, B नॉट एल्फा पाई आर नॉट स्क्वायर Z टाइम्स ऑफ L। चलो ठीक है, अब सेकेंड बात करते हैं फोर्स की, और फोर्स क्यों आएगा, कैसा आएगा, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो आते हैं फोर्स वाले पार्ट पे। तो फोर्स की अगर बात करें तो आप रिंग को फिर से देखो, तो रिंग को अगर मैं टॉप से देखूं, टॉप व्यू बना रहा हूं इसका, तो इसमें दो फील्ड हैं, एक बाहर आता हुआ BZ और एक रेडियल फील्ड है भाई। ऐसा रेडियल फील्ड अभी मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसा होता है इस तरह से, ये कुछ रेडियल फील्ड है, R के साथ हो सकता है कि डिक्रीज कर रहा हो,
ठीक है, आर के साथ डिक्रीज कर रहा हो सकता है या इंक्रीज कर रहा हो, जैसा भी है। रेडियल है, आर के साथ आई थिंक ये इंक्रीजिंग है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है कि ये पास हो जाए बाद में, बट ठीक है, अभी समझने के लिए हम ऐसा बना लेते हैं। तो इस जगह पर जो भी है फील्ड सेम होने वाला है, और ये फील्ड, और हम ऊपर से देखें तो करंट ऐसा था, या फिर अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं तो करंट कुछ इस तरह से, और इस करंट की वजह से इस फील्ड जो कि बिल्कुल ऐसा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं देखूं तो करंट ऐसा आ रहा है बाहर ऐसा, और फील्ड कैसा है, ऐसा है, तो डीएल अगर इस हिसाब से देखें तो फील्ड इस डायरेक्शन पे, तो एल क्रॉस बी के कारण इस सेगमेंट पे कैसा फोर्स आ रहा है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लिखते हैं ना अपन किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, आई एल क्रॉस बी, तो इस छोटे से डीएल के सेगमेंट पे फोर्स किधर आएगा, एल क्रॉस बी के कारण ऊपर। ऐसे हर सेगमेंट पे आप चलोगे तो ऊपर ही ऊपर फोर्स बन रहा है। आप किसी भी सेगमेंट पे चेक कर लो, यहाँ पर करंट ऐसा है तो एल, और बी की वैल्यू कैसी है, बाहर की तरफ आपकी तरफ है तो बी, और पीछे भी चेक करेंगे तो करंट है इस तरह से और बी इस तरह से, तो हर सेगमेंट पे ऊपर ही फोर्स आ रहा है। तो ओवरऑल अगर जो मैं फोर्स की बात करूं तो वो होगा फील्ड रेडियल फील्ड मल्टीप्लाइड बाय करंट, जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं z के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे इसे फिर से किससे, l से, और l हमें पता है छोटे छोटे dl को मिलाएंगे तो 2 पाई r0 होनी चाहिए। तो अगर मैं वैल्यूज वगैरह इस पे पुट करूंगा, यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज वगैरह पुट करूं तो आप देख सकते हो करंट की वैल्यू मैं ये रखता हूं, तो एक बार चेक कर लिख लेते हैं, पूरी वैल्यूज ही लिख लेते हैं। क्या बनना चाहिए, ये बनेगा बी नॉट पाई आर नॉट स्क्वायर एल्फा जेड बाय एल आई। इसमें बी आर लिखना है, बी आर इज अगेन बी नॉट बीटा आर, और आर यहाँ पर क्या है, आर नॉट, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर नॉट। आई थिंक ये आपका फोर्स बन रहा है। डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन है अपवर्ड्स, डायरेक्शन है इस पे अपवर्ड्स। और अगर टॉर्क की बात करें तो सारे पार्ट ये ऐसा घुमाना चाह रहा है, ये ऐसा घुमाना चाह रहा है। अगर हर एक सेगमेंट पे देखें तो इक्वल ऑपोजिट टॉर्क है, टॉर्क नेट भी यहाँ पर नहीं बन रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो और ऊपर वाले की वजह से तो टॉर्क भी कैंसिल हो रहा होगा, ऐसे ऐसे फोर्सेज आ रहे हैं ऊपर वाले की वजह से। तो ठीक है, टॉर्क बोला भी गया है, इसमें बोला भी गया है कि ये बिल्कुल उसी एक्सिस पे चल रहा है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अच्छा, अगर अपवर्ड की बात करें, अपवर्ड फोर्स आ गया कुछ ये, और अगर इसको भी आप मैच करोगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दिस इज बी नॉट स्क्वायर 2b0 स्क्वायर, ये b0 हो गया, ये b0 हो गया, 2 हो गया। और अगर देखें यहाँ पर तो r का पावर 4 है, तो r0 टू द पावर 4, एक है पाई, एक है अल्फा, एक है बीटा, और इस हिसाब से अगर पाई का भी स्क्वायर है और नीचे की तरफ क्या लिख सकते हैं, एल। तो ये आपका कुछ फोर्स बन रहा है। अगर कुछ मिसिंग हुआ होगा, जेड मिसिंग है तो जेड भी लिख लेते हैं। तो ये आपका फोर्स बन रहा है, आप ऑप्शन में मैच करेंगे, सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, और साथ में देखें तो ये वाला पार्ट हो गया था करंट। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। अब तीसरी बात आती है इसमें कि इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन कैसा होगा। तो अगर आप देखो, थोड़ा सा मोशन समझते हैं कि इस जगह पर इस पे mg डोमिनेटिंग था, जैसे ये नीचे आया तो इसका फील्ड बढ़ गया, इसका फील्ड बढ़ गया, और फील्ड बढ़ जाने पर इसकी करंट की वैल्यू, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है फील्ड बढ़ रहा है, और फील्ड बढ़ रहा है मतलब इसके ऑपोजिट फील्ड क्रिएट करने के लिए करंट को भी बढ़ना पड़ेगा। और करंट बढ़ेगा तो रेडियल फील्ड तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। करंट के बढ़ने के कारण इसका फोर्स इंक्रीज कर रहा है। कौन सा, ऊपर वाला फोर्स इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, mg और अपवर्ड फोर्स ये आपस में आसपास होने लग रहे हैं, और एक ऐसा वक्त आएगा जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ये इक्वल हो जाएंगे हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। तो अगर मुझे थर्ड ऑप्शन चेक करना है तो बस मैं इस फोर्स को किसके साथ इक्वेट कर सकता हूँ,
mg के साथ इक्वेट कर सकता हूं। और अगर आप उस वक्त z की वैल्यू मांग रहे होंगे तो बिल्कुल ठीक है, वहां से भी जो आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाला है अगेन वो सही होगा। तो mgl ऐसा कुछ आ रहा है और 2 पाई स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर आर नॉट टू द पावर 4 अल्फा बीटा, शायद ऐसा कुछ है। अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप उसको देख सकते हैं। कंसेप्चुअली बिल्कुल सही चल रही है अभी तक बातें। तो आगे देखते हैं कि ये हमारा फोर्स भी हो गया और z की वैल्यू भी हो गई जहां पर ये इक्विलिब्रियम पर आने वाला है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी तक के 3 ऑप्शंस हम बिल्कुल सही चले, अभी तक के 3 ऑप्शंस हम बिल्कुल सही चलते हुए आए। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑप्शन भी अभी ठीक दिख रहा है, ये भी ठीक दिख रहा है, ये भी ठीक दिख रहा है। और अब नेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें हमें चेक करना है टाइम पीरियड ऑफ द रिंग इन दिस मोशन। तो अगेन आपको जैसे मैंने यहाँ पर मोशन सिखाया तो इस मोशन में हमें क्या समझ में आया कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और जैसे मैं इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ नीचे या फिर ऊपर, अगर ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ तो mg डोमिनेटिंग हो जाएगा, mg डोमिनेटिंग हो जाएगा और नीचे करता हूँ तो यहाँ पर अपवर्ड वाला फोर्स डोमिनेटिंग हो जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है और अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो यहाँ पर SHM बनने की चांसेस हैं। तो उसी SHM का टाइम पीरियड देखना है तो क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्प्लेस कर देते हैं। मैं आपको थोड़े शॉर्ट मतलब थोड़ा एक्सपैंड करके बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो x डिस्प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, जो भी ये कांस्टेंट आई थी इस पूरे टर्म को कांस्टेंट बोल देते हैं, z को छोड़ के ये जो भी टर्म है इसको कांस्टेंट बोल देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिख लेंगे, kz, ये पूरा टर्म अपना कांस्टेंट है कुछ मान लेते हैं k, तो फोर्स है kz। तो अब मैं क्या लिखूंगा, फोर्स की वैल्यू kz, ये किसी z पे था और z कौन सा, इक्विलिब्रियम वाला। अब उसके इक्विलिब्रियम वाले z के बाद मैं थोड़ा और z आगे बढ़ा देता हूं तो फोर्स की वैल्यू यहां पर क्या लिखूंगा, k टाइम्स ऑफ z प्लस x नीचे की तरफ और माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ, ये फोर्स नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बन रहा है तो m टाइम्स ऑफ a और हमने डिस्प्लेस किया था नीचे और x को पॉजिटिव माना है तो एक्सेलरेशन में एक तरह से नेगेटिव लिख देता हूं। तो इस तरह से मेरी चीजें बन रही है और हमें पता है कि kz, ये z कौन सा z है, इक्विलिब्रियम वाला z लिख रहा हूं मैं इसे। तो kz और mg आपस में इक्वल है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो kx इज इक्वल्स टू ma, तो यहां से अगर a की बात करें तो माइनस k बाय m टाइम्स ऑफ x बन रहा है। तो ये वाला टर्म हमारा ओमेगा स्क्वायर बन रहा है और अगर ओमेगा स्क्वायर बन रहा है तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय ओमेगा और अगर बोले तो लिख सकता हूँ 2 पाई बाय रूट m बाय k। तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ रखोगे, जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह रखोगे, k की वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू k की है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वैसे तो आप समझ गए होगे। तो ये वाली वैल्यू हमारी k की है एक्सक्लूडिंग z। तो अगर इस k की वैल्यू को वहाँ पर रखते हैं तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँगा तो आई थिंक वहाँ पर एक बी नॉट स्क्वायर की जगह बी नॉट आनी चाहिए। अगर हम देखें आंसर पे बी नॉट स्क्वायर की जगह बी नॉट आनी चाहिए, बाकी एज इट इज़ बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो ये जो बी नॉट स्क्वायर है सही आंसर में ये बी नॉट होना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन 4 को हम गलत बोलेंगे और सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ए, बी एंड सी। ए, बी और सी यहाँ पर सही ऑप्शंस हो जाने वाले हैं। तो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन पे, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चंस को कैसे डीपली स्टेप बाय स्टेप सोचना है। बस सॉल्व कर देने से चीज़ें नहीं हो जाती है। फोर्स क्यों लग रहा है, टॉर्क क्यों लग रहा है, सारी बातों को अच्छे से सोचना चाहिए। तो ठीक है, अगली वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।